24 के लोकसभा चुनाव की अगर कोई सबसे सुपरहिट लड़ाई है तो वो है अमेठी। इस सीट पर राहुल के नाम पर कल तक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब पिक्चर करीब करीब साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल का चुनाव लड़ना फिक्स हो चुका है और कल नामांकन के आखिरी दिन वो अपना पर्चा दाखिल कर देंगे। 4 जून 405 जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। एक तरफ एनडीए के लिए 400 सीटें पार करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सत्ता के साथ साथ विरासत की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। कल तक अमेठी में राहुल के नाम पर सस्पेंस जरूर था, लेकिन अब पिक्चर साफ है। अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, 24 की सबसे सुपरहिट लड़ाई। अमेठी में राहुल के नाम पर फाइनल मोहर लगाने के लिए कर्नाटक के शिमोगा में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच बैठक हुई। घंटों तक दोनों नेताओं के बीच अमेठी की रणनीति पर चर्चा हुई। इसी बीच सूत्रों से खबर आई कि अमेठी से राहुल के चुनाव लड़ने पर बात पक्की हो गई है। जाहिर है फिर वही सुपरहिट मुकाबला 24 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तय है कि राहुल अमेठी के सियासी मैदान में उतर रहे हैं। अमेठी में नामांकन की कल आखिरी तारीख है और जमीन पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। ये पोस्टर इस बात की गवाही है कि तैयारी कैसी है। अमेठी में राहुल गांधी के मैदान में उतरने की खबर के साथ ही कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता घूम रहे हैं। गांधी परिवार के वकील अमेठी पहुंचे, नामांकन पत्र खरीदने की तैयारी तेज। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि अमेठी में मौजूद हैं। कांग्रेस नेता का दावा, कल 11 बजे नामांकन होगा। कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रायबरेली तैयार है, बस घोषणा का इंतजार है। कुछ घंटे और शेष बताए जा रहे हैं और ये पॉम्पलेट आप देखिए यहाँ पर छपकर तैयार हो चुके हैं और इस पॉम्पलेट में आपको जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोगों की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर है, प्रियंका गांधी की तस्वीर है और इस पॉम्पलेट में हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और इसके साथ श्रमिक न्याय, ये जो सारे जो स्लोगन है ये दिए गए हैं। अमेठी सीट से 2014 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने चौंकाते हुए राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में 55,000 वोटों से मात दे दी। एक तरफ 24 में अमेठी की चुनावी जंग के लिए कांग्रेस तैयार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के दौरे पर है, महिलाओं से लगातार मुलाकात कर रही है। राहुल गांधी से है नाराजी। काहे का? अरे अब उनके राज में चोरी डकैती बहुत परत रही, बहन बेटिया की इज्जत बहुत लूटी जा रही। अब उनके राज सही है स्मृति ईरानी का। जितना दीदी ने कर दिया उसने क्या किया? हमारी स्मृति दीदी ही जीतेंगी और कोई नहीं जीतेगा। 7 फेज के आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली में वोटिंग है। सवाल यह है कि क्या 24 में गांधी परिवार अपनी विरासत बचाने में कामयाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव के गढ़ में बाबा का बुलडोजर शो, जहां आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थे और वहां उन्होंने रोड शो किया। अब आप बाबा का बुलडोजर शो देखिए। जय जय श्री राम। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दंगा नहीं चलेगा, दंगा नहीं चलेगा, गूंज रहा है। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी से धकेलने की साजिश का हिस्सा है।
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। 24 के चुनाव में सबसे हॉट सीटों में कैसरगंज लोकसभा सीट भी शुमार है। सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया, लेकिन 24 के चुनावी महाभारत में टिकट घर में ही रह गया। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल ही लिया। बृजभूषण की जगह अब उनके छोटे बेटे कैसरगंज से ताल ठोकेंगे। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बृजभूषण सिंह चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कल तक इस सीट पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन जब बृजभूषण सिंह के परिवार में किसी को बीजेपी से टिकट देने की चर्चा शुरू हुई तो कई लोगों का नाम सामने आया। लेकिन आज उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने जब पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद दिया तो पिक्चर पहले ही साफ हो गई कि कैसरगंज सीट से बीजेपी करण सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं और पिछले 15 सालों से कैसरगंज की सियासत बृजभूषण सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। कैसरगंज में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। आरोपों के घेरे में तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में हैं। फिलहाल यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला कोर्ट में है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी न कर दे, इसी चक्कर में बृजभूषण का टिकट काट दिया गया। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इलाके में उनका अपना रसूख है, हर धर्म जाति समुदाय में उनका अपना जनाधार भी, और इसीलिए सियासी गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा शुरू हो गई। बात आला कमान तक पहुंची तो सियासी रणनीति तैयार की गई। संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के नाम पर बृजभूषण लोगों से मिल रहे हैं, भावनात्मक रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। हम जो कुछ भी हैं वो कर्नलगंज की बदौलत है, कटरा की बदौलत है। कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब जानिए कि 5वें चरण में यूपी की किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। इस बीच बीएसपी ने कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी भी कैसरगंज से प्रत्याशी के नाम पर उलझन में है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का सियासी इतिहास जानेंगे तो 2009 में बीजेपी से निष्कासित होकर बृजभूषण शरण सिंह साइकिल पर सवार होकर ही कैसरगंज से सांसद बने थे। पहलवानों के प्रदर्शन में भी एसपी ने बृजभूषण सिंह पर अपना रुख नरम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां भड़काऊ बयानों से सियासत गर्म है। यहां रामनवमी पर हिंसा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात की थी। अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक सीधे हिंदुओं को गंगा में डुबोने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बताते हुए हिंदुओं को धमकाया, जिसके बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया।
ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে। मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा के बाद चुनाव प्रचार में बाद दंगाइयों पर कार्रवाई से शुरू हुई। बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश का आरोप लगाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी शक्तिनगर से गरजे जहां पर रामनवमी में हिंसा हुई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब इस बात को मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान की तादाद तक ले गए हैं। मुर्शिदाबाद में संख्या बल के आंकड़े बताए जा रहे हैं और हिंदुओं को गंगा में डुबोने की धमकी दी जा रही है। ये हैं 2 घंटे में गंगा में डुबोने का अल्टीमेटम देने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर। इनका पूरा बयान ध्यान से सुनिए। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। पश्चिम बंगाल की भरतपुर विधानसभा सीट से तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर पहले बहरामपुर से यूसुफ पठान की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार में उतरे हैं तो भड़काऊ बयानों के सिक्सर लगा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अब टीएमसी से सांप्रदायिक वैमनस्य पर सवाल पूछ रही है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर अपने बयान पर अड़े हैं। मुर्शिदाबाद के 30% हिंदू वाले बयान पर जी न्यूज ने उनसे पड़ताल की तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ 30% लोगों के पक्ष में उल्टा लटकाने की बात करेंगे तो 70% मुसलमान चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। साफ है, चुनावी मौसम में मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल काटने की तैयारी है, लेकिन ऐसे बयानों का पूरे पश्चिम बंगाल के वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब बात माफिया के नाम पर वोट मांगने पर चल रहे बवाल की। समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने अपनी सभा में मुख्तार और अतीक को शहीद बताकर वोट मांगे, तो अब माफिया के नाम पर वोट मांगने वालों का बचाव भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भले इस बार चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन वो मुख्तार और अतीक के नाम लेकर सरकार पर सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ होकर निकाल देना। अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन जैसे माफिया को शहीद बताते हुए उनके नाम पर वोट मांगने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने माफिया के नाम पर वोट मांगने वालों का बचाव किया है और सरकार के साथ साथ अदालतों पर भी टिप्पणी कर दी है। अदालतें बंद करने की नौबत आ गई है। जब सरकारें ही फैसला करने लगे तो भी अदालतों की जरूरत क्या है? चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो या और कोई भी हो, अदालतें फैसला करें। उनका जुर्म साबित हो तो उनको फांसी लगा दें। लेकिन ये उल्टे तरीके से किसी को जहर दे देना, किसी को पुलिस कस्टडी में गोलियों से सरेआम मरवा देना, क्या ये लोकतंत्र के अंदर जायज है? मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कुछ सियासी पार्टियों को अतीक और मुख्तार का नाम लेने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। अतीक और मुख्तार दोनों माफिया सियासी रसूख भी रखते थे। दोनों की मौत के बाद चुनाव प्रचार के दौरान अब एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी माफिया के नाम पर वोट मांगने वालों पर पलटवार कर रही है। आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से
माफिया के ध्वस्त होने के कारण वह अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है। अपराधियों को तो धराशायी करने का काम योगी जी की सरकार करती रहेगी, अपराधियों के जो चाहने वाले हैं वो स्यापा करते रहेंगे। फिलहाल चुनावी मौसम में एक एक वोट को रिझाने में जुटे प्रत्याशी वोट के लिए माफिया का नाम भुनाने में भी नहीं हिचक रहे। अब माफिया के नाम पर वोट की अपील का कितना इफेक्ट होगा और कितना साइड इफेक्ट, ये चुनावों के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।